नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अफ्रीका पार्ट थर्ड आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पार्ट वन और पार्ट टू मैं पूर्व में आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ। पार्ट थर्ड के अंतर्गत हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के 4 प्रमुख देशों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण एक देश है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा महत्वपूर्ण देश है मिस्र, तीसरा महत्वपूर्ण देश है नाइजीरिया और चौथा महत्वपूर्ण देश है कांगो। तो सबसे पहले हम लोग इसको मैप पर लोकेट कर लेते हैं कि ये कंट्रीज अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ पर है। तो सबसे पहला देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। तो ध्यान दिएगा, यह अफ्रीका महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में, सुदूर दक्षिण में जो देश है, इसे दक्षिण अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। तो हमारे स्टडी का एक पॉइंट यह है, यह कंट्री पहला है दक्षिण अफ्रीका। दूसरा महत्वपूर्ण देश है, देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में एक देश है जिसका नाम है मिस्र। तो इस देश का मैं अध्ययन करूंगा। 2 में यह भाग है 2। तीसरा महत्वपूर्ण जो देश मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा वह है नाइजीरिया। यह एक महत्वपूर्ण देश है नाइजीरिया, दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिम भाग में एक गिनी की खाड़ी के तट पर एक महत्वपूर्ण देश है नाइजीरिया। और चौथा जो देश मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा वह अफ्रीका का काफी महत्वपूर्ण देश है और विषुवतीय क्लाइमेट के अंतर्गत आता है। यह है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, या इसको जायरे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 4 देश मेरे द्वारा आपके सामने इसके संबंध में महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो शुरुआत करते हैं दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका सबसे पहला पॉइंट है दक्षिण अफ्रीका। तो आप मैप पर देख सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के सुदूर दक्षिण में जो देश है, इसे दक्षिण अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय देश इसलिए क्योंकि देखिएगा कि यह देश जो है 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में अटलांटिक महासागर और पूर्व में इंडियन ओशन। तो यह 3 दिशाओं से जल से घिरा होने के कारण यह दक्षिण अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय देश है। इस देश के सीमा पर 4 प्रमुख देश हैं। उनमें से आप देखेंगे उत्तर पश्चिम में जो देश है इसका नाम है नामीबिया, उत्तर में जो देश है उसका नाम है बोत्सवाना, और उत्तर में जो देश है उसका नाम है जिम्बाब्वे, और उत्तर पूर्व में जो देश है उसका नाम है मोजाम्बिक। तो इसके सीमा पर कितने देश हैं? 4 देश। कौन कौन? उत्तर में, उत्तर पूर्व पश्चिम में नामीबिया, उत्तर में बोत्सवाना और जिम्बाब्वे, और उत्तर पूर्व में मोजाम्बिक। दक्षिण में किससे घिरा हुआ है? अटलांटिक महासागर से। तो एक प्रायद्वीपीय देश है जिसकी सीमा पर 4 अफ्रीकन देश हैं, और ये 4 देश पश्चिम से पूर्व अगर आपको सेट करने देगा तो आप क्या बताएंगे? नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक। इनमें से मोजाम्बिक जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में सबसे लंबी तटरेखा का भी निर्माण करता है। और पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इस महाद्वीप की जो तटरेखा है उस पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है मापुटो, जो इस देश का इस एरिया का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। क्लियर है? अब यहाँ पर देख लेंगे कि दक्षिण अफ्रीका जो एक कंट्री है, यह एक पूर्ण रूप से पठारी देश है। पूरी तरीके से यह पठारी देश है, और इसके पूर्व में एक पर्वत है जिसका नाम है ड्रैकेंसबर्ग। क्लियर है? यह पर्वत जो है वह अफ्रीका महाद्वीप के, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के, दक्षिण अफ्रीका देश के दक्षिण पूरब में है, और यह पूरा भाग पठारी है जिसकी ढाल, सामान्य ढाल जो है वह पूरब से पश्चिम की इस दिशा में। क्लियर है? यह सबसे ऊंचा भाग है और इधर यह सामान्य ढाल है। तो इससे क्या होता है कि इस क्षेत्र में जो भी नदियां महत्वपूर्ण बह रही है, वह नदियां जो है वह पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है। किधर बह रही है? पूरब से पश्चिम की ओर, और अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बना रही है। इनमें से 2 नदियां काफी महत्वपूर्ण है। एक नदी है जिसका नाम है ऑरेंज नदी, और इसी की सहायक नदी है जिसका नाम है वाल। ये दोनों नदियां अटलांटिक महासागर में गिरती है और इस यहाँ पर अपना मुहाना बना रही है। लेकिन साथ में देखिएगा कि एक और महत्वपूर्ण नदी है जो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से ऊपर की ओर बह रही है। यहाँ पर ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है, यहाँ से यह ऊपर की ओर इस तरीके से बहकर यहाँ गिर रही है। अर्थात यह नदी है लिम्पोपो। कौन सी नदी है? लिम्पोपो, जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और इंडियन ओशन में अपना मुहाना बना रही है।
अब इस नदी के बारे में सामान्य फैक्ट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछा जाता है कि कौन सी नदी विश्व की एकमात्र नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो आप देखेंगे यह है मकर रेखा 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा, यह है मकर रेखा। तो स्पष्ट आपको नजर आएगा कि एक बार लिम्पोपो यहाँ काट रही है और दूसरी बार यहाँ काट रही है। जिस तरीके से जायरे नदी, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काट रही है, उसी तरीके से लिम्पोपो नदी जो है वह मकर रेखा को 2 स्थानों पर काटती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, यह नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो आप क्या बताएंगे, वह नदी है लिम्पोपो। इसके साथ में दक्षिण अफ्रीका के क्रम में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि इसी देश में एक महत्वपूर्ण घास का मैदान है। क्वेश्चन आता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को दक्षिण अफ्रीका में किस नाम से जाना जाता है। तो उसे नाम दिया गया है विल्ड। क्या नाम दिया गया है, विल्ड। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को दक्षिण अफ्रीका में विल्ड कहा जाता है। और यह कैसा घास का मैदान है, यह घास का मैदान शीतोष्ण घास का मैदान है। यह घास काफी लंबे तो होते हैं लेकिन काफी मुलायम होते हैं। और इस घास के मैदान में क्रॉप्स का उत्पादन, फसलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण फसल है विल्ड का, उसको कहते हैं मक्का। मक्का जो है यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की महत्वपूर्ण फसल। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में हम बता दे रहे हैं आपको कि वर्ल्ड में जहां कहीं भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, एशिया का स्टेपीज, एशिया और यूरोप का स्टेपीज, नॉर्थ अमेरिका का प्रेरीज, दक्षिण अमेरिका का पंपास, न्यूजीलैंड का कैंटरबरी और ओटैगो। तो विश्व में जितने भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, वहां की महत्वपूर्ण जो फसल है वह गेहूं है। एकमात्र विल्ड जो घास का मैदान है, यहाँ की महत्वपूर्ण फसल गेहूं न होकर क्या है, मक्का है। और इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि निम्न में से कहां पर मक्का त्रिभुज पाया जाता है। तो आप क्या बताएंगे, दक्षिण अफ्रीका के विल्ड प्रदेश में। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक मक्का ट्रायंगल का भी निर्माण होता है। कहां निर्माण होता है, दक्षिण अफ्रीका के विल्ड घास के मैदान में। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इस देश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो आप जानते होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, इसे नाम दिया गया है या इसका नाम है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग, जिसे गोल्डन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यहाँ का विटवाटरस्लैंड गोल्ड के उत्पादन के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसी कारण जोहान्सबर्ग को गोल्डन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण शहर और है दक्षिण अफ्रीका का, आप लोग उसका नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, वह है किम्बरली। क्या नाम है, किम्बरली। किम्बरली बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। यह विश्व में डायमंड के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है, डायमंड के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है किम्बरली। तो एक महत्वपूर्ण सेक्शन आपसे पूछ दिया गया कि सबसे बड़ा नगर कौन सा है, जोहान्सबर्ग, जिसे गोल्डन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जा रहा है। उसके अलावा डायमंड के लिए कौन सा है, तो किम्बरली है। सबसे बड़ा नगर कौन सा है, जोहान्सबर्ग है। फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पूरे अफ्रीका महाद्वीप का यह एकमात्र देश है जिसके तीन राजधानियां हैं। कौन कौन सी राजधानियां हैं, तो पहला है प्रशासनिक राजधानी, दूसरा है विधायी राजधानी या वैधानिक राजधानी और तीसरा है न्यायिक राजधानी। तो ये हमेशा मिलान करने के लिए देता है एग्जाम में, इसको आप लोग याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका की जो प्रशासनिक राजधानी है इसका नाम है प्रिटोरिया। प्रशासनिक राजधानी क्या नाम है, प्रिटोरिया। यह ध्यान दीजिएगा, यह हमेशा मिलान करने के लिए देता है, प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि बताइए वैधानिक राजधानी कौन सी है। वैधानिक राजधानी कौन सी है, मतलब जहां पर संसद वहां की संसद है, तो वह है केप टाउन। क्लियर है। और तीसरा जो क्वेश्चन पूछता है कि न्यायिक, मतलब वहां की सुप्रीम कोर्ट कहां है, तो न्यायिक राजधानी है, उसका नाम है ब्लेमफॉन्टेन। ब्लेमफॉन्टेन, क्या नाम है, ब्लेमफॉन्टेन। तो ये तीन राजधानियां दक्षिण अफ्रीका में। इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग नाम सुने होंगे, केप प्रांत या केप टाउन, यह किस देश में है, तो दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिणी भाग है यहां पर केप टाउन है। केप टाउन
जो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण भाग में। और यहाँ पर क्वेश्चन यह भी है कि यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है, तो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, या मतलब भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पाई जाती है। और यह इस देश का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। तो केप टाउन जो है सबसे बड़ा बंदरगाह भी, एक समय आपको मालूम होगा, देखिए रूट भी बना हुआ है, विश्व रूट का यह एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, बंदरगाह है, जिसके द्वारा भारत और ऑस्ट्रेलिया की ओर मार्ग जाते हैं। जापान उपान सारा रूट यहीं से होकर गुजरता है। हालांकि यूरोप से आने वाले जहाज अब यहाँ नहीं आते, वे स्वेज नहर को फॉलो करते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन यह भी पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर है? तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, जनरल है कि आपसे पूछा जाएगा लंदन कहाँ है, तो आप बताएंगे इंग्लैंड में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए पूर्वी लंदन कहाँ है, पूर्वी लंदन कहाँ है, तब आप कंफ्यूज कर जाएंगे, नहीं जानेंगे तो फिर गलत कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर देखिएगा यहाँ पर एक शहर है ईस्ट लंदन। तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर जो शहर है इसका नाम है पूर्वी लंदन। और एक महत्वपूर्ण पठार यहाँ का है, इसको कहा जाता है कारू पठार, ग्रेट कारू। इसी देश का एक महत्वपूर्ण अंग है जो खनिज संपदा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो ये दक्षिण अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया कि सुदूर दक्षिण में एक प्रायद्वीपीय देश है, सीमा पर इसके 4 महत्वपूर्ण देश है, नामीबिया है, बोत्सवाना है, जिम्बाब्वे है और मोजाम्बिक है। इसके अलावा एक और ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका की कौन सा देश है जो दक्षिण अफ्रीका से चारों ओर से घिरा हुआ है। तो यह देखिएगा, यह दक्षिण अफ्रीका का भाग है, दक्षिण अफ्रीका का भाग है। और यहाँ पर एक देश है जो दक्षिण अफ्रीका से चारों ओर से घिरा हुआ है, इस देश का नाम है लेसोथ। क्या नाम है? लेसोथ। और एक और देश है स्वाजीलैंड, जो दक्षिण अफ्रीका से के अधिकांश भाग से घिरा हुआ है और कुछ सीमा पर मोजाम्बिक इसकी सीमा बनाती है, तो यह है स्वाजीलैंड। तो 2 महत्वपूर्ण देश, इनमें से लेसोथ जो है वह कंप्लीटली दक्षिण अफ्रीका से चारों ओर से घिरा हुआ है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बता दिया, दक्षिण अफ्रीका। अब अगला महत्वपूर्ण देश हम लोग चलते हैं, वह है मिस्र, इजिप्ट। यह देश है इजिप्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। अगर आपसे पूछा जाए कि इजिप्ट कहां पर है तो आप बताएंगे अफ्रीका के उत्तर पूर्व में एक महत्वपूर्ण देश है इजिप्ट, जो 2 महाद्वीपों का संगम स्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो 2 महाद्वीप कौन कौन? तो अफ्रीका और एशिया। ध्यान दीजिएगा, मिस्र का जो भाग है यह सिनाई प्रायद्वीप, जो मैंने पार्ट 1 में बताया था आप लोगों को, यह एशिया की भूमि है, लेकिन इस पर मिस्र का अधिकार है। तो यह जो है एशिया की भूमि, मतलब सिनाई प्रायद्वीप से एशिया और मिस्र मतलब अफ्रीका एक दूसरे से जुड़े हुए, इसलिए कहा जाता है कि मिस्र जो है 2 महाद्वीपों के संगम स्थल पर है। ध्यान दीजिएगा, यह एक ऐसा देश है जहां से विश्व की सबसे लंबी नदी बह रही है, जिसका नाम है नील नदी, जिसका उद्गम विक्टोरिया से हो रहा है। और यह नदी विक्टोरिया से निकलते उत्तर की ओर बहती है और भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो क्या होता है कि मिस्र में, चूंकि यह मरुभूमि का देश है, ध्यान दीजिएगा कि यह पूरा एरिया सहारा डेजर्ट है, इस मरुभूमि में इस नदी मतलब नील नदी के कारण क्या होता है कि यहाँ पर बागान का विकास, उद्यानों का विकास हो चुका है, इसलिए इसको कहा गया मिस्र को सहारा का मरुद्यान, मतलब सहारा का उद्यान, मतलब यह हरा भरा भाग है, जिसका कारण है नील नदी। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थानीय पवन चलती है जिसका नाम है खमसीन। यह पवन काफी गर्म पवन है और यह पवन जो है इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। खमसीन का शाब्दिक अर्थ होता है 50, अर्थात यह मई, जून और जुलाई में 50 दिनों के लिए चलती है और इसी के आधार पर इसका नाम पड़ा खमसीन। क्लियर है? अब ये जो सिनाई प्रायद्वीप है अफ्रीका का, यह सिनाई प्रायद्वीप, इस पर तो मिस्र का अधिकार है, लेकिन सिनाई प्रायद्वीप के सुदूर उत्तर में एक संकरा तटीय मैदान है। ध्यान दीजिएगा, सिनाई प्रायद्वीप के सुदूर उत्तर में एक संकरा तटीय मैदान है, जिसे और उसी संकरा तटीय मैदान के उत्तर में एक क्षेत्र है जिसका नाम है गाजा पट्टी। क्या नाम है? गाजा पट्टी। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर वर्तमान में इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। तो यह भाग सिनाई, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिनाई प्रायद्वीप का कौन सा क्षेत्र इजराइल के कब्जे में है, तो आप क्या बताएंगे? गाजा पट्टी। क्लियर है?
इस देश को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है और नील नदी के किनारे जो किसान काम करते हैं उन किसानों को कहा जाता है फल्लाह। ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि फल्लाह क्या है, तो आप क्या बताएंगे? फल्लाह नील नदी के किसानों को कहा जाता है जो कपास का उत्पादन वहां पर करते हैं। यहाँ की प्रमुख फसल क्या है? दो फसल यहाँ की महत्वपूर्ण है। पहला है कपास और दूसरा है खजूर। यहाँ की कपास भी बेस्ट क्वालिटी की होती है और खजूर भी बेस्ट क्वालिटी का होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि महत्वपूर्ण खनिज क्या है मिस्र का, तो आप क्या बताएंगे? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है वह मिस्र का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। मिस्र का सबसे ऊंचा बांध तो जाहिर सी बात है नील नदी पर बनाया गया है, जिसका नाम है असवान। आसवान बांध मिस्र का सबसे ऊंचा बांध है। क्या नाम है? आसवान। यह मिस्र का सबसे ऊंचा बांध है जो नील नदी पर बनाया गया है। इसके अलावा इस देश की राजधानी, जिसको हम लोग कहते हैं काहिरा, अल काहिरा या कैरो भी कहा जाता है। ठीक है, मिस्र की राजधानी क्या है? अल काहिरा या कैरो। क्यों महत्वपूर्ण है? पूरे अफ्रीका महाद्वीप का यह शहर जो है सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा शहर पूरे अफ्रीका महाद्वीप में जितने भी शहर हैं उसमें सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अल काहिरा या कैरो। इस देश को पिरामिड का भी देश कहा जाता है। गीजा का पिरामिड काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। इसके अलावा नील नदी के मुहाने पर स्थित होने के कारण इसका काफी अधिक महत्व है। नील नदी का जो मुहाना मिस्र में बनता है वह मुहाना जो है काफी यूनिक मुहाना है और उसको बोला जाता है इस अर्धचंद्राकार मुहाना के रूप में उसको जानते हैं हम लोग। इस तरीके से यहाँ पर एक मुहाना बना हुआ है मिस्र में, इस तरीके से। और यह मुहाना जो है, इसी मुहाने पर एक महत्वपूर्ण शहर बना हुआ है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया। क्या शहर है? अलेक्जेंड्रिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि नील नदी के मुहाने पर मिस्र का कौन सा महत्वपूर्ण शहर है, तो आप बताएंगे अलेक्जेंड्रिया, जिसको सिकंदरिया के नाम से भी जाना जाता है। और इंपॉर्टेंट है, हम लोग सभी जान रहे हैं कि मिस्र की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? सुएज नहर। पूरे मिस्र की अर्थव्यवस्था में सुएज नहर का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। यह नहर हम पिछली क्लास में आप लोगों को बताए हैं कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि अब यूरोप से जो भी जहाज आते हैं इसी रूट को फॉलो करते हैं, जिससे समय की काफी बचत होती है। लगभग 6000 किलोमीटर दूरी भी बच जा रहा है, समय भी बच रहा है। तो इससे क्या होता है कि लोग इसी रूट को फॉलो करते हैं और इसलिए जो कि मिस्र के लिए महत्वपूर्ण है, इसने अपनी इस नहर में आने जाने के लिए टैक्स काफी बढ़ा दिया है। ठीक है, तो मिस्र की अर्थव्यवस्था का यह काफी महत्वपूर्ण आधार है। इस सुएज नहर के उत्तर में जो बंदरगाह है उसका नाम है पोर्ट सईद। यह भी पूछा जा सकता है कि सुएज नहर का जो भूमध्य सागर के तट पर बंदरगाह है उसका नाम क्या है? तो पोर्ट सईद। और जो लाल सागर के तट पर बंदरगाह है उसका नाम है पोर्ट सुएज। क्लियर है? तो यह मिस्र के लिए या मिस्र के संदर्भ में आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पूछा जा सकता है मैंने आपको बताया। शॉर्ट में हम इसको फिर से कर लेते हैं कि मिस्र अफ्रीका के सुदूर उत्तर पूर्व में है, दो महाद्वीपों के संगम स्थल पर है। कौन से दो महाद्वीप है? तो एशिया और अफ्रीका। कौन सा क्षेत्र संगम बनाता है? तो मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप जो है संगम स्थल बनाता है। और इसी प्रायद्वीप का सुदूर उत्तर पूर्वी भाग जो गाजा पट्टी के नाम से जाना जाता है, एक संकरा तटीय मैदान है, इस पर इजराइल का कब्जा है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। यहाँ की प्रमुख स्थानीय पौन कौन सी है? खमसीन है। यहाँ के किसानों को जो नील नदी के किनारे किसान काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है? फल्लाह कहा जाता है। यहाँ का महत्वपूर्ण फसल क्या है? तो खजूर और कपास यहाँ की महत्वपूर्ण फसल है। महत्वपूर्ण खनिज में कौन सा है? पेट्रोलियम है। राजधानी क्या है? अल काहिरा, जिसको कैरो भी कहा जाता है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप का यह सबसे बड़ा शहर है और मिस्र की राजधानी भी है। और नील नदी के मुहाने पर एक और महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया भी कहा जाता है। और मिस्र की अर्थव्यवस्था का क्या आधार है? सुएज नहर। सुएज नहर का भूमध्य सागर के तट पर जो बंदरगाह है उसका नाम है पोर्ट सईद, और जो लाल सागर के तट पर बंदरगाह है उसका नाम है पोर्ट सुएज। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं अफ्रीका के तीसरे महत्वपूर्ण देश पर, और वह महत्वपूर्ण देश है नाइजीरिया। पहला क्वेश्चन इससे बनता है कि विश्व के किस देश को कंट्री ऑफ पाम ऑयल कहा जाता है? पाम ऑयल का देश कहा जाता है, तो वह है नाइजीरिया। यह पश्चिम अफ्रीका का काफी महत्वपूर्ण शहर है। साथ में बता दें आपको कि यहाँ की नाइजीरिया जो है पूरे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या इसी देश में पाई जाती है।
काफी प्रगतिशील देश है पश्चिम अफ्रीका का। पश्चिम अफ्रीका का एकमात्र कोयला उत्पादक देश है यह नाइजीरिया। यहाँ की सबसे प्रमुख नदी जो है उसका नाम है नाइजर, जिसे तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तेल नदी इसलिए क्योंकि इस नदी के किनारे पर ताड़ तेल का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और इसी नदी से इसका व्यापार काफी अधिक होता है, इसलिए इस नदी को ताड़ तेल के नाम से या तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की प्रमुख स्थानीय पवन का नाम है हरमट्टन, जिसे डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस पवन को डॉक्टर पवन कहा जाता है तो आप बताएंगे हरमट्टन। क्यों डॉक्टर पवन कहा जाता है? क्योंकि जब सहारा मरुभूमि से चलती है इधर की ओर तो यहाँ के निवासियों को काफी राहत पहुंचती है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी काफी अधिक रहती है। तो यह शुष्क पवन जो है वहाँ की ह्यूमिडिटी को सुखा देती है, जिसके कारण उनको काफी आराम मिलता है, काफी बीमारियों से रक्षा होती है, इसलिए हरमट्टन को कहा जाता है डॉक्टर विंड। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर की 3 प्रमुख जनजातियां जिससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हौसा, फुलानी और एरुबा। ये 3 जनजातियां हमेशा क्वेश्चन पूछा जाए। फुलानी कहाँ की जनजाति है? तो अफ्रीका में कहाँ? नाइजीरिया की। इसके अलावा हौसा कहाँ की है? तो यह नाइजीरिया की है। ये दोनों जनजाति जो है मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन यहाँ की जनजाति है जिसका नाम एरुबा, जो ईसाई धर्म को मानती है। तो 3 जनजाति कौन कौन? हौसा, फुलानी और एरुबा। इसमें हौसा और फुलानी जो है वह मुस्लिम है और एरुबा जो है वह ईसाई है। यहाँ की राजधानी जो है इसका नाम है लागोस। देखिएगा, लागोस। यहाँ की राजधानी क्या नाम है? इसका नाम है लागोस। और प्रमुख बंदरगाह क्या है? पोर्ट हारकोट। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है पोर्ट हारकोट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पोर्ट हारकोट कहाँ का बंदरगाह है तो आप बताएंगे नाइजीरिया का। लेकिन सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो नाइजीरिया का सबसे बड़ा नगर जो है यह इबादान है। इबादान नाइजीरिया का सबसे बड़ा नगर, इबादान नहीं, अबुजा बोले इसको अबुजा के नाम से जाना जाता है। तो नाइजीरिया का सबसे बड़ा नगर है अबुजा। तो यहाँ तक आप क्लियर है। नाइजीरिया के बारे में मैं शॉर्ट में फिर से बता दे रहा हूँ कि पश्चिम अफ्रीका का एकमात्र कोयला उत्पादक देश है। प्रमुख नदी यहाँ की कौन सी है? नाइजर है। इस देश को और इस नदी को ताड़ तेल का देश या तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख पठार यहाँ ध्यान दीजिएगा, नाइजीरिया के उत्तर में एक पठार है, इस पठार का नाम है सान जोस का पठार। क्या नाम है? सान जोस का पठार। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए सान जोस का पठार किस देश में है तो आप क्या बताएंगे? नाइजीरिया में। प्रमुख पवन कौन सी? हरमट्टन। क्लियर है? प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो 3 जनजाति आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऐसे तो जनजाति काफी अधिक है, लेकिन 3 आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चन आता है, हौसा, फुलानी और एरुबा। हौसा और फुलानी जो है मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं और एरुबा जो है वह क्रिश्चियन धर्म या ईसाई धर्म को मानने वाले। यहाँ की राजधानी जो है लागोस। यहाँ की राजधानी जो है अबुजा, यहाँ की राजधानी जो है वह अबुजा है और प्रमुख बंदरगाह है पोर्ट हारकोट। क्लियर है? अब आ जाते हैं हम लोग चौथे प्रमुख देश पर जिसका नाम है कांगो। यह है कांगो। इसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के नाम से भी जाना जाता है। विश्वतरीय क्षेत्र, विश्वतरीय देखिए यहाँ से गुजर रही है, तो जाहिर सी बात है यह क्षेत्र घने जंगलों का क्षेत्र है, क्योंकि विश्वतरीय क्षेत्र में घने जंगल पाए जाते हैं। तो यह घने जंगलों का क्षेत्र है। इसका पुराना नाम, इसे जायरे के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देगा, जायरे पुराना नाम था, इस जायरे का ही नया नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। एक लंबी अवधि तक इस पर बेल्जियम का अधिकार था। यहाँ पर देखिएगा यूरोप में एक कंट्री है, यह बेल्जियम। यहाँ से इस देश पर कब्जा किया हुआ था, लेकिन हिंसात्मक क्रांति के आधार पर यह इस देश ने स्वतंत्रता पाई है। ध्यान दिएगा, इससे क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है कि अफ्रीका के उस देश का नाम बताइए जिसने हिंसात्मक तरीके से आजादी प्राप्त की है। तो आप क्या बताएंगे? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यहाँ की जो सबसे प्रमुख जनजाति है उसका नाम है बंटू। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बंटू किस देश की जनजाति है तो आप क्या बताएंगे? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। अब चूंकि यह विश्वतरीय क्षेत्र का क्षेत्र है, विश्वतरीय जलवायु का क्षेत्र है, तो यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति और जैविक विविधता काफी अधिक पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर काफी अधिक है, जिसके कारण इस पूरे देश को विशाल चिड़ियाघर कहा जाता है। यहाँ का प्रमुख खनिज तांबा जो कटंगा प्रदेश में पाया जाता है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कटंगा प्रदेश किस देश में है तो आप क्या बताएंगे? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। और यह कटंगा प्रदेश कॉपर के उत्पादन के लिए काफी प्रमुख है। यहाँ का एक शहर है जिसका नाम है लुबुम्बाशी। क्या नाम है? लुबुम्बाशी।
बासी, जिसे वर्ल्ड का कॉपर कैपिटल भी कहा जाता है। कॉपर का यहाँ पर इतना अधिक उत्पादन होता है कि इसे वर्ल्ड का कॉपर कैपिटल कहा जाता है। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछ दिया है, जहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है वो हम आपको ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ देखिएगा, इतना बड़ा देश है लेकिन समुद्र से यह मात्र एक छोटे से संकरे पट्टे के द्वारा जुड़ा हुआ है, छोटी सी पट्टी, छोटी सी तटरेखा है, और उसी तटरेखा पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। उस बंदरगाह का नाम क्या है? तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, देखिएगा यह बंदरगाह। इस बंदरगाह का क्या नाम है? तो इस बंदरगाह का प्रमुख नाम है एकमात्र मतादी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बंदरगाह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है, तो आप बताएंगे मतादी, एकमात्र बंदरगाह। तो ये 4 प्रमुख देश हैं जिससे अफ्रीका महाद्वीप का क्वेश्चन। ऐसे तो मैंने पूरा डिटेल स्टडी, जनरल इंट्रोडक्शन पूरा महाद्वीप का कराया, पूरे महाद्वीप के कहाँ कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है, कौन कौन सी खनिज पाई जाती है, ये सारा डिटेल मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में कर दिया है। पार्ट 3 के अंतर्गत मैंने 4 देशों का अध्ययन आपको कराया है, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, नाइजीरिया, कांगो। इसके अलावा आपको और भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो नदी है महत्वपूर्ण नदी, वो सारा मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको करवा दिया है। तो यह कंप्लीट कॉन्टिनेंट आपका हो गया। अगले क्लास में मैं एक नया कॉन्टिनेंट शुरू करूंगा और यह है दक्षिण अमेरिका। ओके, धन्यवाद।